तो अब अपन अगला सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपके टॉपिक का, जो है बेटा मानव में जनन। क्या है? मानव में जनन। अगर अपन अंग्रेजी में बात करें तो चैप्टर लगा लो फटाफट। क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हमने पिछले चैप्टर में जनन के बारे में तो अच्छे से पढ़ लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जनन क्या होता है, कि जो पहले से उपस्थित जन समूह है या जो पहले से उपस्थित प्राणी है उनके द्वारा जो नई संतति उत्पन्न की जाती है उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं बेटा? जनन। और लैंगिक जनन तो आपको पता ही है। और जब अपन ह्यूमन जनन की बात कर रहे हैं या मानव में जनन की बात कर रहे हैं तो हमको फिर लैंगिक जनन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा मानव में तो लैंगिक जनन ही होता है भाई, हमारे अंदर अलैंगिक जनन तो संभव ही नहीं है ना। क्या कभी ऐसा होता है क्या कि हमारा एक हाथ अलग हुआ है मान लो और उस एक हाथ से पूरा का पूरा नया इंसान बन गया? असंभव है ना। तो हमारे अंदर कैसा होता है? केवल लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो अगर हम हमारे अंदर लैंगिक जनन की बात करें तो जैसे प्रक्रम हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे वैसे के वैसे प्रक्रम हमारे अंदर भी होंगे। कैसे भाई? भाई अगर लैंगिक जनन करना है तो सबसे पहला काम तो क्या होगा बेटा? युग्मकों का निर्माण। क्या होगा? युग्मकों का निर्माण। और युग्मक को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बिल्कुल सही है, क्या कहते हैं बेटा? गैमेट। क्या कहते हैं युग्मकों को? गैमेट। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा? गैमेट का निर्माण, जिसको अपन युग्मक जनन करते हैं। आ रही बात समझ में? तो अगर अपन अपने अंदर जो जनन के अलग अलग चरण होते हैं उन चरणों की बात करें तो उन चरणों में जो सबसे पहला चरण होगा वो क्या होगा बेटा? युग्मक जनन। आप एक काम करो, आप ये करो कि एक टॉपिक लगा लो स्टार्टिंग में कि मानव में जनन के चरण। क्या है? मानव में जनन के चरण, जो हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, तो पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला जो काम होगा वो होगा युग्मक जनन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? गैमेटोजेनेसिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जेनेसिस का मतलब निर्माण होना है, गैमेट का मतलब युग्मक, तो युग्मक जनन। अच्छा, जैसे ही युग्मक बनेंगे क्या डायरेक्ट अगली पीढ़ी आ जाएगी? अरे बात समझ में? पहले क्या होगा बेटा? वो युग्मक स्थानांतरित होंगे, मतलब जो शुक्राणु है वो कहाँ पहुंचेंगे? अंडाणु के पास। इसका मतलब शुक्राणु को पहले अंडाणु के पास पहुंचाना पड़ेगा। जो शुक्राणु को अंडाणु में पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, अच्छा शुक्राणु किस रूप में पाए जाते हैं? क्या हमारे अंदर शुद्ध शुक्राणु बाहर निकलते हैं क्या शरीर से? क्या कभी ऐसा होता है क्या कि शरीर से जो नर के द्वारा निकल रहे हैं तो विशुद्ध शुक्राणु हो? नहीं होता है ना। शुक्राणु किस रूप में निकलते हैं बेटा? वीर्य के रूप में। किस रूप में निकलते हैं? वीर्य के रूप में। तो जो वीर्य निकलता है उसको नर के द्वारा किसमें पहुंचाया जाता है? मादा की योनि में। तो जो नर के द्वारा वीर्य को मादा की योनि में पहुंचाने की जो प्रक्रिया है ना बेटा, उसको अपन नाम दे देते हैं वीर्य सेचन। क्या नाम देते हैं बच्चों? वीर्य सेचन। वीर्य सेचन को इंग्लिश में इंसेमिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसेमिनेशन। ओके, अच्छा वीर्य सेचन जैसे होगा, वीर्य सेचन में क्या हुआ कि जो नर की शुक्राणु है वो वीर्य के माध्यम से कहाँ पहुंच गए बेटा? मादा के जनन अंग के अंदर। और जैसे ही वो मादा के जनन अंग के अंदर जाएंगे, अगर कंडीशन फेवरेबल है तो वो किससे जाके मिलेंगे? अंडाणु से। किससे जाके मिलेंगे? अंडाणु से। इसका मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में क्या होंगे? मिलेंगे। और जो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की जो प्रक्रिया है ना बेटा, उसे हम कहते हैं निषेचन। क्या कहा जाता है बेटा? निषेचन। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि निषेचन होता कहाँ है, तो मादा के अंदर होता है, सीधी सी बात है। ऐसा तो नहीं है ना कि नर के अंदर हो जाए, नहीं होता है ना। या किसी को हो रहा है कि भाई नर में निषेचन हो रहा है, नर में युग्मनज बन गया, उस युग्मनज फिर मादा में ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। समझा है ना बात? तो पहले क्या होगा? सबसे पहले तो युग्मकों का निर्माण होगा, फिर उन युग्मक को, नर युग्मक को वीर्य के माध्यम से नर किस में पहुंचाएगा बेटा? मादा के अंदर। इस प्रक्रिया को अपन क्या नाम देंगे? वीर्य सेचन। और वीर्य सेचन के बाद में शुक्राणु कहाँ पहुंचेंगे? अंडाणु के पास। और शुक्राणु और अंडाणु का क्या होगा? मिलन। और जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होगा उस प्रक्रिया को हम क्या नाम दे देंगे? निषेचन। आप चाहो तो यहाँ ये लिख सकते हो कि जो निषेचन की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब। नहीं सुना नाम फैलोपियन ट्यूब का? बेटा आपने टेंथ में जो आपके मानव के तंत्र करके एक शायद सेकंड चैप्टर था, है ना? उस सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो मादा जनन तंत्र होता है उस मादा जनन तंत्र में 3-4 चीजें आपने पढ़ी होगी कि सबसे पहले अंडाशय होता है, फिर अंडाणु वाहिनियां होती है ना? उन अंडाणु वाहिनियों को इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। फिर आगे क्या होता है? गर्भाशय, एंड देन फिर योनि। हरी बात समझ में? तो वो जो गर्भाशय
से आगे जो नलियां होती है जो अंडाशय से जुड़ी रहती है, आगे जाके अपन पढ़ने वाले हैं। अपन जब मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो एकदम क्लियरली वहां पे समझ में आ जाएगा। बस अभी केवल आप इतना याद रखो कि निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। हालांकि फैलोपियन ट्यूब के भी 3 भाग हैं, और वो जो 3 भाग है ना, उन 3 भाग में से कौन से भाग में निषेचन होगा वो मैं वहां पे आपको समझा दूं। बोलो क्लियर है, समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो अपने जो अगला काम होगा, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हुआ, और निषेचन के बाद आपको पता है युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज। पिछले चैप्टर में पढ़ा ही है कि जैसे ही नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? निषेचन होता है, उसे क्या बनता है? युग्मनज। क्या बनता है बेटा? युग्मनज। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जाइगोट। वो जाइगोट आगे जाके क्या करता है कि भ्रूण में परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है बच्चों? भ्रूण में। अब जब वो भ्रूण में परिवर्तित होगा तो उसको पोषण देना पड़ेगा, और उसको पोषण दिया जाता है गर्भाशय के द्वारा। इसलिए जो युग्मनज से पहले आगे जब वृद्धि होती है, निधलन की प्रक्रिया, ठीक है, उसके द्वारा जब पहले प्राक भ्रूण या भ्रूण का निर्माण होता है तो वो जाके गर्भाशय की आंतरिक दीवार पे चिपकता है। कहाँ चिपकता है? गर्भाशय की आंतरिक दीवार पे। उस प्रक्रिया को अपन नाम देते हैं बेटा रोपण। क्या नाम देते हैं? रोपण। वहां पे जाके चिपकना या लगना, कहाँ पे जाके? गर्भाशय की दीवार पे, है ना? कौन जाके चिपकता है? युग्मनज। वेरी गुड, युग्मनज, या अपन भी कह सकते हैं बनने वाला भ्रूण। ठीक बेटा, तो क्या होता है? रोपण, और रोपण को इंग्लिश में कहा जाता है इम्प्लांटेशन। क्या कहा जाता है? इम्प्लांटेशन। ठीक है, अच्छा, रोपण के बाद क्या होगा? रोपण के बाद 9 महीने तक बच्चा माता के गर्भाशय में पलेगा, और वो जो बच्चे के माता के गर्भाशय के अंदर पलने की जो प्रक्रिया है ना बच्चों, उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी। क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी। अच्छा, प्रेगनेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? गर्भकाल। क्या कहा जाता है? गर्भकाल। क्या कहा जाता है? गर्भ। अच्छा, मनुष्य में कितना होता है? 9 महीने। ठीक है भाई। अच्छा, गर्भकाल के बाद क्या होता है कि गर्भकाल में 9 महीने तक जो बच्चा माता के पेट में रहता है, सॉरी पेट में नहीं, गर्भाशय में रहता है, ठीक है, उस गर्भाशय में उसका अच्छे से क्या होता है? विकास होता है, और बच्चा बन जाता है 9 महीने के अंदर। जब बच्चा अच्छी तरह से बन जाता है तो फिर वो शरीर से बाहर निकलता है ना? कहाँ से निकलता है शरीर से बेटा? जनन नाल के द्वारा। ये जनन नाल क्या होती है अपन आगे जाके पढ़ेंगे, योनि मार्ग में होती है। अरे बात समझ में? ठीक है, तो गर्भकाल जैसे ही समाप्त होता है 9 महीने बाद, वहां पर बच्चा बाहर जन्म लेता है। अपनी भाषा में कहते हैं क्या उसे? जन्म लेना, लेकिन साइंटिफिक भाषा में उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रसव। क्या कहा जाता है? प्रसव। तो ये हमारे 5 जो चरण है ना, ये हमारे लैंगिक जनन के भाग है। किसके? हमारे मतलब मानव के। अरे बात समझ में? तो मानव में अगर आपको पूछे कि कितने चरण होते हैं तो सर 5 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण? लो अभी नाम ले लेते हैं। सर सबसे पहले लैंगिक जनन हो रहा है तो युग्मक बनाने पड़ेंगे, है ना? इसका मतलब सबसे पहले कौन सा काम होगा? युग्मक जनन। सर युग्मक जनन होने के बाद युग्मक बन गए तो उनको मिलाना भी तो पड़ेगा ना सर। अरे बात समझे? तो फिर क्या हो जाएगा? सेकंड चरण युग्मकों का मिलना, है ना? अच्छा, युग्मक मिलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? शुक्राणु को ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले शुक्राणु को भेजना पड़ेगा, तो वहां पे कौन सी प्रक्रिया होगी? वीर्यसेचन। तो पहला काम क्या हो गया? युग्मक जनन। दूसरा काम क्या हो गया? वीर्यसेचन। तीसरा काम क्या हो गया? निषेचन। चौथा काम क्या हो गया? रोपण। पांचवा काम क्या हो गया? गर्भावस्था या गर्भकाल। तो छठा काम क्या हो जाएगा पैसा? प्रसव। तो ये हमारे अंदर 6 ही चरण है। लिख लो फटाफट। हाँ भाई लिख लिया? जब लिख लिया तो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट आ जाओ। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा लैंगिक अंग। क्या पढ़ना है हमको? लैंगिक अंग। अच्छा, लैंगिक अंग लगा लो फटाफट टॉपिक। क्या लगाएंगे बेटा? लैंगिक अंग। अच्छा, लैंगिक अंग को इंग्लिश में कहा जाता है सेक्स ऑर्गन। क्या कहा जाता है बच्चों? सेक्स ऑर्गन। जब अपन नर व मादा दोनों में बात करें तो बेटा लैंगिक अंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग के आधार पर नहीं, है ना? ऐसा नहीं कि सर एक नर और एक मादा, नहीं, नर व मादा ऐसे नहीं। नर में भी 2 प्रकार के लैंगिक अंग होते हैं और मादा में भी 2 प्रकार के लैंगिक अंग होते हैं। चलो बात कर लेते हो कौन कौन से। नहीं सुना क्या पहले कभी? 2 प्रकार के होते हैं जो नहीं सुना, कोई बात नहीं, आज सुन लिया ना, अभी समझ में आ जाएगा। देखना बेटा लैंगिक अंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से देख लेते हैं फटाफट। सर पहले तो होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है, या लैंगिक का मतलब क्या है? लैंगिक अंग। ठीक है, दूसरे कौन होते हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग। क्या होते हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग। हरी बात समझ में? अच्छा, अब सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई है तो दोनों ही लैंगिक अंग ना,
ऐसे तो है नहीं कि एक दूसरा अंग है दूसरा दूसरा, ठीक है, तो सब दोनों में कुछ अंतर होगा तभी अलग अलग दिखता। मैंने कहा बिल्कुल सही है। आरी बात समझ बेटा? प्राथमिक का मतलब जो लैंगिक जनन के लिए सबसे प्रथम कार्य होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है, वो काम ये अंग करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग। अब सर जो लैंगिक जनन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है तो क्या है बताना एक बार। भाई सर लैंगिक, बिल्कुल एकदम सही कहा कि सर लैंगिक अंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये है कि नर और मादा लिंग होना चाहिए। उनका बात तो तेरी सही है, लेकिन अभी जो मैंने यहाँ चरण लिखा है ना बेटा, 6 चरण है ना, उनमें सबसे पहला काम क्या हुआ, तो सर सबसे पहले तो युग्मकों का निर्माण हुआ ना। इसका मतलब लैंगिक जनन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो काम क्या है, युग्मकों का निर्माण। क्या काम है बेटा, युग्मकों का निर्माण। इसका मतलब नाम से पता चल रहा है सर कि ये जो है ना, ये क्या करेंगे, युग्मक का निर्माण करेंगे। इसका मतलब बेटा या तो नर ले लो या मादा ले लो, दोनों में से, है ना। जो अंग, जैसे नर की बात करते हैं तो जो अंग युग्मक का निर्माण करेगा उसे अपन क्या कर देंगे, प्राथमिक लैंगिक अंग। अच्छा बताना नर में कौन करता है, अरे शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है भाई, वृषण में। वेरी गुड। इसका मतलब नर के अंदर जो प्राथमिक लैंगिक अंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वृषण। हरी बात समझ में। और मादा में कौन करता है बताना, अंडाणु का निर्माण, अंडाशय। वेरी गुड। इसका मतलब नर के अंदर जो प्राथमिक लैंगिक अंग होने वाला है वो क्या है बेटा, वृषण। और मादा के अंदर जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो क्या है बेटा, है अंडाशय। वेरी गुड। अच्छा, क्या वृषण और अंडाशय केवल युग्मक का निर्माण ही करते हैं क्या, या और भी कुछ कार्य करते हैं? सर हमें तो आज ये बात ही आज पता चली कि वृषण और अंडाशय अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण करते हैं, ये बात ही आज बताइए। सही बात है, इतने बच्चों को पहले नहीं बता दी ना। वेरी गुड। चलो कम से कम आधे बच्चों को तो पहले बता दी ना ये बात, ठीक है। चलो आओ आप अपने काम की बात करते हैं। ये बेटा पहला काम तो क्या कर देंगे, युग्मक का निर्माण। हरी बात समझ में। अच्छा, दूसरा काम और करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट काम होता है बेटा, वो होता है सेक्स हार्मोन। हार्मोन तो नाम सुना है, गुड, ठीक है। तो सेक्स हार्मोन का निर्माण व स्त्रवण, मतलब समझे इसका, जो सेक्स हार्मोन होता है ना उनको निर्माण भी यहाँ किया जाएगा और स्त्रवित भी किया। स्त्रवित मतलब ब्लड में डाला जाएगा। जानते हो आप हार्मोन तो क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से बनते हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो स्त्राव होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, हार्मोन। इसका मतलब हार्मोन नलियों से नहीं जाते हैं, कहां से जाते हैं बेटा, हार्मोन ब्लड में डाला जाएगा और ब्लड के द्वारा ये अपने कहा जाएंगे टारगेट और गंतव्य। और आपने ये भी पढ़ा होगा 10th में, उम्मीद कर सकता हूँ ना दिल्ली तक। हाँ, आपने 10th में पढ़ा होगा कि बेटा नर और मादा में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं ना, उनके लिए जिम्मेदार कौन होता है, सेक्स हार्मोन। द्वितीयक लैंगिक लक्षण याद है? नहीं, जैसे नर में होता है दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, जो कंधे हैं इनका ब्रॉड होना, बॉडी पे हेयर आना, जैसे मादा में होना आवाज का पतला होना, ठीक है, और शरीर पे बालों का कम होना, और कंधे जो है इनका थोड़ा संकरा होना, पेल्विक रीजन मतलब श्रोणि मेखला क्षेत्र का इनलार्ज होना, बड़ा होना, ये सारे आपने 10th में पढ़े होंगे कि जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है या द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। समझ में आ रहा है ना, पढ़े थे, गुड। अच्छा, तो प्राथमिक लैंगिक अंग क्या करते हैं, एक तो ये युग्मक का निर्माण करेंगे, दूसरा इस सेक्स हार्मोन का निर्माण व स्त्रवण करेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं किनकी, एग्जाम्पल की। किनकी बात करेंगे बेटा, एग्जाम्पल। अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन कौन होंगे, अगर अपन नर की बात करें तो नर में तो क्या आ जाएगा बेटा, वृषण। क्या आ जाएगा, वृषण। इंग्लिश में कहेंगे तो टेस्टिस। क्या कहेंगे, टेस्टिस। और मादा में क्या होगा, तो मादा में हो जाएगा सर अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, ओवरी। क्या कहा जाता है, ओवरी, ठीक है बेटा। अब आते हैं अपन द्वितीयक लैंगिक अंग पर। प्राथमिक लैंगिक अंग क्या करते हैं, युग्मक का निर्माण कर रहे हैं, और हमारे शरीर में जो सेक्स कैरेक्टर आते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, उनको ये लाते हैं। तो मेन काम इन्होंने कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो युग्मक का निर्माण हो गया ना बेटा, इनको मिलाने के लिए आगे ले जाना पड़ेगा, और ले जाना पड़ेगा मतलब रास्ता चाहिए। इसका मतलब बेटा जो द्वितीयक लैंगिक अंग है, ये द्वितीयक लैंगिक अंग युग्मक का निर्माण नहीं करेंगे। ये क्या काम करेंगे, युग्मक जो बन चुके हैं ना उनका एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करेंगे। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो द्वितीयक लैंगिक अंग है, यह
युग्मक का निर्माण नहीं करते हैं। और क्या करते हैं बेटा, ये युग्मक का स्थानांतरण करते हैं। क्या करते हैं, युग्मक का स्थानांतरण करते हैं। अच्छा, स्थानांतरण कैसे, जैसे अभी अपन ने बात की कि जो शुक्राणु है वो वृषण में बनेंगे, लेकिन उनको पहुंचाया जाएगा निषेचन करने के लिए, कहाँ पहुंचाया जाएगा, मादा जनन मार्ग में। समझ में आया? उसी को तो भाई अपन ने वीर्य सेचन कहा कि भाई जो शुक्राणु है वो वीर्य के माध्यम से कहाँ पहुंचेंगे, मादा के जनन भाग में पहुंचेंगे, है ना, जनन मार्ग में पहुंचेंगे। उस प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया, वीर्य सेचन। तो ये जो युग्मकों को ले जाने का काम है ना, ये कौन करते हैं बेटा, द्वितीयक लैंगिक अंग करते हैं। ठीक है, तो इनके भी अगर अपन उदाहरण की बात करें तो जो नर में होते हैं, अच्छा नर में अभी आगे जाके अपन पढ़ेंगे ही है, आगे की 1-2 क्लास में तुम्हारा सब समझ में आ जाएगा। नर में जो द्वितीयक लैंगिक अंग है उनमें सहायक नलिकाएं आती है। क्या आती है बेटा, सहायक नलिकाएं। और ये सहायक नलिकाएं क्या होती है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे मादा में भी क्या होगी, तो मादा में भी सर सहायक नलिकाएं होती, तो उम्मीद है समझ में आए होंगे। तो लैंगिक अंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से सर, एक तो प्राथमिक और दूसरे द्वितीयक। तो आप एक काम करो, फटाफट एक चार्ट बना लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बना लिया, वेरी गुड। तो अब आगे बढ़े। अच्छा, इससे मेरे को एक चीज और याद आ रही है, वे प्राथमिक लैंगिक अंग वो होते हैं जो युग्मक का निर्माण करते हैं और सेक्स हार्मोन का निर्माण में श्रवण करते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग कौन होता है, जो युग्मकों का क्या करते हैं बेटा, स्थानांतरण करते हैं। बोलो, मैंने सही कहा? ठीक है, जब यहाँ तक समझ में आ गया तो यहाँ पे मेरा एक तगड़ा क्वेश्चन है दिमाग में, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आंसर देकर तुमको आता है कि नहीं आता है। भाई अगर आपसे कोई पूछ ले, क्या पूछ ले, कि जो स्तन होते हैं ना मादा के अंदर, ब्रेस्ट, ठीक है, जो स्तन होता है वो बताना प्राथमिक में आएंगे कि द्वितीयक में आएंगे। अच्छा, वेरी गुड, प्राथमिक में आएंगे स्तन। क्या स्तन के अंदर अंडे का निर्माण हो रहा है क्या गलत है? नहीं होंगे प्राथमिक, बिल्कुल। अच्छा सर, प्राथमिक नहीं है, इसका मतलब द्वितीयक होगा। अरे यार एक बात बताओ, ठीक है, अंडाणु जो होता है ना मादा का, अंडाशय में बनता है, क्या उस स्तन से होके बाहर आ रहा है क्या है? इसका मतलब बेटा जो आपके फीमेल के जो स्तन होते हैं वो स्तन ना तो युग्मक का निर्माण कर रहे हैं, ना ही युग्मक का स्थानांतरण कर रहे हैं। इसका मतलब सर जो स्तन है ना वो ना तो प्राथमिक लैंगिक अंग है, ना ही द्वितीयक लैंगिक अंग है। तो सर वो क्या है, तो वो केवल और केवल बेटा लैंगिक लक्षण है। हमारी बात समझ में? क्या है वो? लैंगिक लक्षण जो जन्म से अपने अंदर होते ही है, नर में भी होते हैं, मादा में भी होते हैं, लेकिन नर में क्या होता है बेटा, विलुप्त प्राय होते हैं क्योंकि उनका कोई काम नहीं होता है, लेकिन मादा में सक्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि जो शिशु का जन्म होता है उसे स्तनपान करवाना होता है, तो मिल्क प्रोडक्शन होता है। इसीलिए मादा में जब किशोरावस्था आती है तो जो स्तन होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, विकसित होते हैं और लक्षण के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए जो स्तन है, कान खोल के सुन लेना, ना तो प्राथमिक लैंगिक अंग है ना ही द्वितीयक लैंगिक अंग है, वो क्या है, लैंगिक लक्षण है। और वो भी कौन से वाले? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। क्यों? क्योंकि बेटा जो फीमेल में स्तन का विकास होता है या जो स्तन की वृद्धि होती है कब होती है? किशोरावस्था में। हमारी बात समझ में? तो ये भी क्या है बेटा, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये लिख लो, एक काम करो, ये भी लिख लो। क्या लिखोगे? नोट लगा के लिख लेना, स्तन बराबर क्या लिखोगे? लिखना यह लैंगिक लक्षण है, लैंगिक अंग नहीं है। आगे आप समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि ना तो स्तन युग्मक का निर्माण कर रहे हैं बेटा और ना ही स्तन युग्मक का स्थानांतरण कर रहे हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अब अपन बढ़ते आगे और आगे आप टॉपिक लगाओ नर जनन तंत्र। क्या टॉपिक लगाने वाले हैं भाई? नर जनन तंत्र। इंग्लिश में अगर कहूं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो अब सब लिखना बंद कर दो तुरंत, और लिखना बंद करके बढ़िया से समझना ध्यान से। अगर बेटा अपन नर के लैंगिक तंत्र की बात करें या जनन तंत्र की बात करें, तो जो नर का जनन तंत्र है वो श्रोणी मेखला वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये वाला जो अपना क्षेत्र है ना, इसको क्या कहते हैं बेटा? श्रोणी क्षेत्र। अच्छा ये क्या है? अंश मेखला, 11वीं में पढ़ी ना है, कंकाल वाले चैप्टर में आई थी ना, याद है? ठीक है, तो बेटा अपने जो ऊपर वाला जो ये गर्डल होता है इसको क्या कहते हैं? अंश मेखला। इसको क्या कहते हैं? श्रोणी मेखला। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि नर और मादा
दोनों में जो लैंगिक अंग पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? सर श्रोणि मेखला वाले क्षेत्र में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? श्रोणि क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह हो जाती है कि जो नर में लैंगिक अंग है या जो नर का जनन तंत्र है वो कहाँ पाया जाता है बेटा? तो श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है। अब आती है बात इसके मेन भाग की। अगर अपन नर जनन तंत्र की बात करें तो बेटा जो नर जनन तंत्र है ये 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? 4 पार्ट से। कौन कौन से? देखना, अगर नर जनन तंत्र की बात करें तो सबसे पहला जो इसका भाग होता है वो भाग होता है बेटा 1 डिग्री, मतलब प्राथमिक। तो पहला तो हो जाएगा प्राथमिक जनन अंग। जो अभी जस्ट पहले अपन ने क्या बात की वो क्या होता है बेटा? वृषण। क्या होता है? वृषण। क्या काम होता है बेटा वृषण का? वेरी गुड, अभी बताया ना, एक तो युग्मक का निर्माण, दूसरा सेक्स हार्मोन का निर्माण करना। गुड, ठीक है। तो पहला तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक जनन अंग। फिर क्या होगा बेटा? दूसरा आएगा सहायक, सहायक नलियां। क्या आ जाएगा? सहायक नलियां। अच्छा, सहायक नलियां में क्या होता है? अगर अपन बात करें तो नर के अंदर 4 प्रकार की सहायक नलियां पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 4 प्रकार की। आगे अपन डायग्राम बनाएंगे, आज नहीं तो अगली क्लास में पढ़ाएंगे, देखेंगे। पर अभी मैं केवल आपको क्या बता रहा हूँ? नाम। और ध्यान रखना, बायोलॉजी में अपन अधिकांश टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं बेटा किसमें पढ़ेंगे? इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि आगे जाके आपको इंग्लिश ही काम आएगी, नहीं हिंदी। हालांकि मैं हिंदी साथ में बताता जाऊंगा, मैक्सिमम अधिकांश की बता दूंगा, पर आपको याद कौन सी रखनी है? इंग्लिश टर्मिनोलॉजी। समझ में आ रहा है बेटा? गुड, कोई टेंशन नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सहायक नलियां, और सहायक नलियों में जो पहली होती है बेटा, पहली होती है रेटेटेस्टिस। कौन सी होती है? रेटेटेस्टिस। टेंशन मत लेना कि सर ये क्या नाम बता रहे हो, आगे अभी आगे जाके तुमको सब समझ में आने वाला है। ठीक है बेटा, अभी केवल नाम देख लो। पहली कौन सी होती है? रेटेटेस्टिस। दूसरी कौन सी होती है? तो सर दूसरी होती है वासा एफ्रेंसिया। कौन सी होती है? वासा एफ्रेंसिया। ठीक है, इसको शायद हिंदी में कहा जाता है शुक्र अपवाहक नलिकाएं। क्या कहा जाता है? शुक्र अपवाहक नलिकाएं। आप लिख लेना पहले, ठीक है। आ जाता आगे। फर्स्ट होती है रेटेटेस्टिस, सेकंड होती है वासा एफ्रेंसिया, एंड थर्ड नंबर पे आती है बेटा एपिडिडाइमिस। क्या आती है? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस को हिंदी में अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृषण। क्यों कहते हैं वो भी अगली क्लास में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड जो सबसे लास्ट में आता है वो आता है बेटा वास डिफरेंस। क्या आता है? वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस को हिंदी में कहा जाता है शुक्रवाहिनी। क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिनी। तो सहायक नलियां जो होती है ना नर में, वो कितनी होती है बेटा? 4, रेटेटेस्टिस, वास एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ओके, ठीक है। जो थर्ड नंबर पे आता है वो आता है बेटा सहायक ग्रंथियां। क्या आएगी? सहायक ग्रंथियां। अच्छा, नर में इन दोनों के अलावा कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती है जो क्या करती है बेटा? सहायता। ठीक है, किसमें सहायता करती है? जनन में। अच्छा, इनके बारे में अपन आगे जाके डिटेल से पढ़ने वाले हैं, अभी तो नाम कितनी होती है बेटा? 3 होती है। नर में कितनी सहायक ग्रंथियां होती है? 3। कौन कौन सी? जो सबसे पहले होती है वो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। जो सेकंड होती है वो होती है बच्चों काउपर ग्रंथि। क्या होती है? काउपर ग्रंथि, जिसको एक नाम से और जाना जाता है वो है बेटा बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। इस नाम से जाना जाता है बल्बो, आगे जाके लिख लेंगे अपन, है ना, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ठीक है, और जो थर्ड नंबर पे आती है वो आती है बेटा शुक्राशय। क्या आता है? शुक्राशय। जो अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि ये जो शुक्राशय है ना बेटा, ये शुक्राशय वीर्य के मुख्य भाग का निर्माण करता है। जो वीर्य आता है ना, उस वीर्य का 60 to 70%, 60 से 70% केवल अकेला क्या बनाएगा? शुक्राशय बनाएगा। समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है। तो अपन ने नर में क्या बात की बेटा कि नर जनन तंत्र 4 भागों से मिलकर बना होता है। चौथा भाग अपन ने लिखा ही नहीं, चलो लिख देते हैं। ठीक है, पहला भाग क्या होता है? प्राथमिक जनन अंग, जिसमें कौन आता है? वृषण। दूसरा भाग कौन होता है? सहायक नलिकाएं। और सहायक नलियों में कौन आता है बेटा? रेटेटेस्टिस, वास एफ्रेंसिया एंड एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। वेरी गुड, याद हो जाएगा भाई तुमको तो यार, है ना। 2 बार और घर जाके पढ़ लेना, एंड टू एंड याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या आती है बेटा? फिर आती है सर सहायक ग्रंथियां, जो कितनी होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि एंड शुक्राशय। कितनी होती है बेटा? 3। और लास्ट आ जाता है आपके पास बाह्य जनन
अंग, और बाह्य जनन अंग होता है बेटा, इंग्लिश में अगर अपन कहें तो पेनिस, और हिंदी में अगर अपन कहें तो होता है बेटा सेस्टम। क्या होता है? सेस्टम। ठीक है, तो ये बात किसकी हुई बेटा? नर जनन तंत्र की। मतलब नर जनन तंत्र 4 भागों से मिलकर बना होता है। ओके, 4 भाग कौन कौन से बेटा? तो पहला तो हो जाएगा सर प्राथमिक जनन अंग, फिर क्या हो जाएगी सहायक नलियां, फिर क्या हो जाएगी सहायक ग्रंथियां, और फिर क्या हो जाएगा बाह्य जनन अंग। आ रही बात समझ में? अब अपन बढ़ते हैं आगे। जब अपन नर जनन तंत्र की बात करते हैं तो बेटा नर जनन तंत्र का जो प्राथमिक जनन अंग है वो क्या है? वृषण। वृषण का जब निर्माण होता है ना बच्चों, तो वृषण का निर्माण उदर गुहा के अंदर होता है। ये जो अपना पेट वाला भाग है ना, इस भाग को क्या कहते हैं? उदर गुहा। जब बच्चा गर्भावस्था में या माता के पेट में या माता के गर्भ में पल रहा होता है, जब उसका विकास हो रहा होता है, तो बेटा सबसे पहले जो वृषण का निर्माण होता है ना, वो कहाँ होता है? उदर गुहा में। कहाँ होता है? उदर गुहा में। तुम्हारे दिमाग में टेंशन हो गया होगा तो सर हमारे तो उदर गुहा में है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। जब वृषण बन जाते हैं ना बेटा, जब भ्रूण जो होता है 6-7 महीने का होता है, तब वृषण का निर्माण हो जाता है। निर्माण होने के बाद वो वृषण कहाँ आते हैं? वृषण उदर गुहा से निकलकर अपने शरीर से बाहर, उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे वृषण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कोश। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्क्रोटम। अभी मैं बढ़ाता हूँ, एक काम करते हैं। ठीक है, ये लिख लिया? ठीक है, अपन क्या बनाने वाले हैं? वृषण कोश। देखना 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 देखना। ठीक है, ये जो ऊपर है, ऊपर वाला भाग क्या है बेटा? ये है उदर गुहा। क्या है ये? उदर गुहा। इसे कहते हैं बच्चों स्क्रोटम। क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्क्रोटम। और हिंदी में इसे कहा जाता है वृषण कोश। क्या कहते हैं बच्चों? वृषण कोश, जहां पे वृषण उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस स्क्रोटम के बीच में एक पेशीय झिल्ली होती है जो इसे 2 भागों में बांटती है। एक वृषण इस साइड में होगा, ठीक है, और दूसरा वृषण इस साइड में होगा। ठीक है, 2 टेस्टिस होते हैं, तो एक वृषण इस साइड में, दूसरा वृषण इस साइड में। इन दोनों वृषण को इस स्क्रोटम से जोड़ने के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की पेशियां होती है, ये। ठीक है, प्रत्यास्थ पेशियां होती है जो वृषण को क्या करती है बेटा? वृषण को क्या करती है? किससे जोड़े रखती है? बिल्कुल सही है, किससे? स्क्रोटम की या वृषण कोश की दीवार से जोड़े रखती है। अच्छा, ये जो प्रत्यास्थ पेशियां होती है इन्हें गुबर्नेकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? गुबर्नेकुलम। क्या कहते हैं? गुबर्नेकुलम। इंग्लिश में भी गुबर्नेकुलम ही कहते हैं। ठीक है, तो गुबर्नेकुलम क्या होता है? सर प्रत्यास्थ पेशियों का समूह होता है जो वृषण को किससे जोड़े रखता है? वृषण कोश की दीवार से। ठीक है भाई, अगर अपन आगे बढ़े तो बेटा ये जो वृषण कोश है, इस वृषण कोश की दीवार पर कुछ विशिष्ट प्रकार की पेशियां पाई जाती है। इस वृषण कोश की दीवार पर कुछ विशिष्ट प्रकार की पेशियां पाई जाती है। इन पेशियों के कार्य भी बताऊंगा। ये पेशियां होती है, इन पेशियों को डार्टोज मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डार्टोज मसल्स। मतलब हिंदी में अगर मैं कहूं तो डार्टोज पेशियां। क्या कहा जाता है? डार्टोज मसल्स। ठीक है, अच्छा सुनना। अब ये जो वृषण है, ये बीच में ऐसे मुक्त रूप से तो पड़े नहीं रहेंगे। अरे भाई, वृषण हमारे कांटेक्ट में रहते हैं यार, हमारे ब्रेन के कांटेक्ट में रहते हैं। तो जब वो हमारे ब्रेन के कांटेक्ट में रहते हैं तो हमारे ब्रेन के कांटेक्ट में रखने के लिए यहाँ पर एक नली पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? नली, जो इधर भी होगी और इधर भी होगी। इस नली को कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या करती है? तो सर क्योंकि ये जो वृषण कोश है ना, ये वृषण कोश हमारी उदर गुहा से नहीं जुड़ा होता है ना। अभी तुमको जुड़ा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन अभी मैं समझाने वाला हूँ। एक बार एक काम करते हैं, डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड और ये जो है ना, ये वाला भाग, ठीक है, हमारे जो वृषण कोश है ये उदर गुहा से पृथक रहते हैं बेटा। ठीक है, ये वाली जो नली होती है, क्योंकि यहाँ से वृषण कोश अंदर आते हैं। कब? ये जस्ट पहले मैंने बताया, कब? जब भ्रूण में अपन या जब नर का विकास हो रहा होता है, तो जो नर का भ्रूण 7 से 8 महीने का होता है, तब यहाँ से उदर गुहा से वृषण कहाँ आ जाता है बेटा? वृषण कोश में। तो यहाँ पर एक नलिका होती है, ये वाली। ठीक है, इस नलिका को एक नाम दिया जाता है, वो नाम होता है बेटा इंगुइनल केनाल। क्या कहते हैं इसको? इंगुइनल केनाल। दिख रहा है ना बोर्ड पे कलर? पोटेंशियल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा?
इंगुइनल केनाल। तो अगर वो पूछ ले कि इंगुइनल केनाल क्या होती है, तो सर इंगुइनल केनाल वह नलिका होती है जिससे वृषण उदर गुहा से कहाँ आते हैं, वृषण कोश के अंदर आते हैं। अच्छा, जब 7 से 8 महीने के भ्रूण में इंगुइनल केनाल से वृषण कोश में उतर आते हैं ना, तो उसके बाद बेटा इस इंगुइनल केनाल को पैक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पैक। अच्छा, किससे पैक करते हैं, सीमेंट से हमारे अंदर सीमेंट कहां से आएगा बेटा, इसको पैक किया जाता है संयोजी ऊतक से। किससे पैक किया जाता है, संयोजी ऊतक से। ठीक है, तो ये होती है संरचना किसकी, बाह्य रूप से अगर अपन नर जनन भाग को देखते हैं। ठीक है, अब धनाधन को समझना। ठीक है, कोई भी बनाएगा नहीं भी, बनाना रुक जाओ 2 मिनट, है ना, समझना ध्यान से। बेटा होता क्या है, वापस शुरू से समझाता हूँ, ध्यान से सुना। ठीक है, होता क्या है कि जब भ्रूण, नर का भ्रूण 7 से 8 महीने का होता है, तब उसके अंदर वृषण का निर्माण हो जाता है। कहाँ होता है, उदर गुहा में। कहाँ होता है बेटा, उदर गुहा में। उदर गुहा में वृषण बनने के बाद 7 से 8 महीने के भ्रूण में वो वृषण उदर गुहा से उतर कर कहाँ आते हैं, वृषण कोश में, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्क्रोटम। अच्छा, कहाँ से उतर के आएंगे, वो उतर के आएंगे बेटा इंगुइनल केनाल से ऊपर। ठीक है, तो वृषण 7 से 8 महीने के भ्रूण में इंगुइनल केनाल से होकर कहाँ उतर के आ जाते हैं बेटा, कहाँ उतर के आ जाते हैं, वृषण कोश में। ओके, अब सुनो सर, वृषण कोश में कुछ विशिष्ट प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो संकुचनशील पेशियां होती है, या मैं कहूँ प्रत्यास्थ पेशियां होती है। वो क्या काम करती है बेटा, प्रत्यास्थ पेशियां वृषण को वृषण कोश की दीवार से जोड़े रखने का काम रखती है। और इन बात समझ में, भाई वृषण ऐसे मुक्त तोड़ पड़े रहते हैं, इनको यहाँ जोड़ा रखा जाता है किसके ऊपर, वृषण कोश की दीवार पे। तो वो जो वृषण कोश की दीवार पे जोड़ने का काम है वो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, गुबर्नेकुलम। गुबर्नेकुलम क्या होती है, तो प्रत्यास्थ पेशियां होती है सर। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करें तो इस वृषण कोश की दीवार पर सर विशिष्ट प्रकार की पेशियां पाई जाती है। इन पेशियों का नाम है डार्टोस मसल्स। अब बताता हूं मैं आपको इसका कार्य, किनका, डार्टोस मसल्स का कार्य। मेरा पहला क्वेश्चन तो यह है, सुनो आप ध्यान से, पहला क्वेश्चन तो यह है कि भाई साहब इस वृषण कोश को बनाने की जरूरत क्या पड़ी। भाई ये वृषण कोश नहीं बनाते और वृषण को उदर गुहा में रख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती क्या है? भाई मादा में तो अंडा से उदर गुहा में होता है, नहीं नर में बाहर क्यों रखा जाता है? पता है किसी को, नहीं पता है, क्या बात कर रहे हो यार। चलो ठीक है, समझते हैं। होता क्या है बेटा, हमारी जो बॉडी है, शरीर है, उस शरीर का तापमान फिक्स रहता है। अरे बात समझ में, हम समतापी प्राणी है। जैसे बेटा अपन समतापी, समझ में आ रहा है कुछ, हमारा जो ताप है वो शरीर का जो ताप है वो कैसा रहता है, फिक्स रहता है। कितना रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और बेटा जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है ना, वो शुक्राणु के निर्माण के लिए फेवरेबल नहीं होता है ना, मतलब अनुकूल नहीं होता है ना। हमारे शुक्राणु का जो निर्माण होता है उसका अनुकूल ताप 37 से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये जो वृषण कोश है ये शरीर से बाहर रखने का कारण ये है कि वृषण कोश का जो तापमान है ना बेटा, वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। कितना, 2 से 2.5 डिग्री क्या होता है, कम होता है। जो ताप क्या होता है वृषण में शुक्राणु निर्माण के लिए कैसा होता है, अनुकूलतम। समझ में आ गया, ठीक है। तो समझ में आया वृषण कोश की रिक्वायरमेंट क्यों हुई सर, हमारे शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री ताप कम करने के लिए क्या बनाए जाते हैं भगवान के द्वारा, क्या बनाया गया, वृषण कोश, जहाँ पे कौन रहते हैं, वृषण। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो डार्टोस पेशियां होती है ना, ये डार्टोस पेशियां संकुचनशील पेशियां होती है। ये क्या करती है कि जो वृषण कोश है, इस वृषण कोश को जो वाल है इसको मेंटेन करने का काम करती है, मतलब इसको संकुचित करना और इसको रिलैक्स करना, ये किसका काम है, डार्टोस का। कैसे समझना, जैसे गर्मियों में ताप ज्यादा है तो ये जो पेशियां है डार्टोस पेशियां, ये क्या हो जाती है बेटा, रिलैक्स, जिससे जो वृषण है वो बॉडी से थोड़े दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, सर्दियों में क्योंकि बाहर का ताप बहुत ज्यादा कम होता है, भाई बाहर का ताप सर्दियों में 37 डिग्री से तो बहुत कम होगा, तभी तो अपने को ठंड लगती है, इसमें देखी पड़ी है ना, ठीक है। तो बाहर का ताप क्या होता है, बहुत कम, और उतने कम ताप में भी, बाहर का बहुत कम ताप हो जाता है ना सर्दियों के मौसम में, उतने कम ताप में भी वृषण में शुक्राणु का निर्माण अनुकूलतम तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए ठीक है, जब सर्दियों का मौसम होता है तो वृषण का ताप बाहर के ताप से थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है। थोड़ा सा ज्यादा रखने के लिए डार्टोस पेशियां जो होती है ना, ये संकुचित हो जाती है, और अगर ये संकुचित हो जाती है तो जो वृषण है वो उदर गुहा के कांटेक्ट में आ जाता है, मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के कांटेक्ट में आ जाता है।
उम्मीद है पूरा समझ में आया। आया समझ में? देखो अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझते हैं, बढ़िया ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बच्चा जन्म लेता है और डॉक्टर चेक करके कहता है कि यार आपके, किसको कहता है, मम्मी पापा अपने को कहने थोड़ा आएगा है, या अपने को कहने आएगा, नहीं आएगा ना, उसके मम्मी पापा का क्या कहता है कि देखो आपके लड़का तो हुआ है लेकिन एक लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हुआ? लड़का तो हुआ है लेकिन इसको जो वृषण है ना बेटा, वो वृषण कहाँ रह गए? वृषण उधर गुहा में ही रह गए, वृषण कोष में उतरा ही नहीं साला, उधर मम्मी पापा टेंशन में आ गए। अब फिर लड़का काहे का साला है भाई, लड़का हुआ है लड़के में प्रश्न ही नहीं है तो लड़का काहे का? तो कहता है नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, है ना, क्या टेंशन मत लो कि इसमें मतलब जन्म के बाद 5 से 6 महीने के अंदर वृषण उधर गुहा से उतर के कहाँ जाएंगे बेटा, कहाँ जाएंगे? वृषण कोष में। और अगर फिर भी नहीं आए ना तो फिर अपन एक काम करेंगे, क्या करेंगे? ऑपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन मतलब चीर फाड़, सर्जरी कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? सर्जरी। और उस सर्जरी से क्या निकाल देंगे? वृषण को कहाँ से कहाँ निकाल देंगे? उधर गुहा से वृषण कोष में ले आएंगे। क्या करके? चीर फाड़ करके, मतलब सर्जरी करके। अभी जो मैंने आपको बात बताई ना, क्या कि वृषण का उधर गुहा से वृषण कोष में नहीं उतरना, ये जो घटना होती है ना, या ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को, कौन सी कंडीशन? वृषण का उधर गुहा से किसमें नहीं उतरना, किसमें नहीं उतरना? वृषण कोष में। उस कंडीशन को कहा जाता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। मैं इधर साइड में लिखता हूँ, क्या कहते हैं बेटा उसको? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या कहते हैं? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ठीक है, तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है सर? वह स्थिति जब वृषण उधर गुहा से वृषण कोष में नहीं उतरते, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो इसका इलाज है, बिल्कुल इलाज है सर, या तो जन्म के 5 से बाद वृषण उतर के आ जाएंगे, और अगर नहीं उतर के आए मान लो, तो फिर क्या की जाती है बेटा? सर्जरी की जाती है। क्या की जाती है? सर्जरी। और वो जो सर्जरी करने की प्रक्रिया है, उस सर्जरी को भी अपन एक नाम देते हैं। क्या नाम दिया जाता है उस सर्जरी को? अच्छा, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है? ऊपर से नीचे नहीं आना। अच्छा, सर्जरी को क्या कहते हैं? सर्जरी को कहा जाता है बच्चों ऑर्किपेक्सी। क्या कहा जाता है? ऑर्किपेक्सी। तो समझ में आया क्या होता है ये? ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि वृषण उधर गुहा से वृषण कोष में नहीं उतरते, उस कंडीशन को तो क्या कहते हैं? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। और जो इसको उतारने का जो ऑपरेशन होता है, जो सर्जरी होती है, उस सर्जरी को अपन क्या कहते हैं बेटा? ऑर्किपेक्सी। बोलो क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझानी है, देखना ध्यान से। जब वृषण उधर गुहा से वृषण कोष में उतर के आ जाते हैं, तो ये जो इंग्विनल कैनाल होती है ना, ये इंग्विनल कैनाल अभी मैंने आपको बताया किससे पैक हो जाती है? संयोजी ऊतक से। किससे पैक हो जाती है बच्चों? संयोजी ऊतक से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 35 से 40-45 साल की एज में, 35 से 40-45 साल की एज में, या इससे कम एज में भी हो जाता है आजकल, अगर जो नर है वो ज्यादा हेवी वर्कआउट कर रहा है, या ज्यादा वजन तोड़ने का कार्य कर रहा है, या ज्यादा मतलब चलने फिरने का, बहुत ज्यादा दौड़ने का कार्य कर रहा है, और यहाँ सपोर्टर नहीं लगा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा कि यहाँ जो ऊपर आहरनाल होती है ना, आहरनाल, ये आहरनाल इससे निकल के नीचे आ जाती है। ठीक है, इससे निकल के इंग्विनल कैनाल से, हरी बात समझ में? ये ऐसे नीचे लटक जाती है इसके इंग्विनल कैनाल के। और बेटा जब ये नीचे लटक जाती है तो इंग्विनल कैनाल थोड़ी सी फट जाती है, और यहाँ बहुत तगड़ा वाला क्या होता है? दर्द होता है, बहुत जबरदस्त पेन होता है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है हर्निया। क्या कहते हैं? हर्निया। उम्मीद है आपने ये नाम सुना होगा, सुना है ना? हर्निया सुना है? बिल्कुल। तो जो बेटा हर्निया होता है ना, वो ये कंडीशन है ना। हालांकि हर्निया बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हर्निया हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ये भी एक प्रकार का हर्निया है जो नर्व में होता है। कौन सा? इंग्विनल हर्निया कहते हैं इसको। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? इंग्विनल हर्निया। तो सब समझ में आया? ठीक है। फिर इसका भी इलाज होता है। क्या इलाज होता है? सर या तो इसको क्या करेंगे, अगर ज्यादा अंदर आ गया तो यहाँ से काट देंगे, और थोड़ा सा अंदर आया तो फिर इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल लेयर लगा दी जाएगी, ठीक है, संयोजी ऊतक की, और उससे इसको ऊपर वाले आहरनाल को ऊपर ही रोक लिया जाएगा। अरे बात समझ में? ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जबरदस्त दर्द होता है इसमें मनुष्य के, मतलब नर के। अरे बात समझे? ठीक है। तो उम्मीद है ये सारा आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? तो लिख ले फटाफट। सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ। बना लिया? ठीक है। अब तुरंत लिखना हो जाते हैं शुरू। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा, एक लाइन लिखी है। क्या लाइन लिखी है? कि नर जनन तंत्र श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। वेरी गुड। फिर उसके 4 भाग लिख लिए,
तो कौन कौन से प्राथमिक जनन अंग, सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां और बाह्य जनन। ठीक है, अब इसके बारे में लिखते हैं, फटाफट लिखना, हो जाओ शुरू। सबसे पहले लिखो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या लिखना है, वो लिखा हुआ है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ठीक है, इसमें लिखना वह स्थिति जब वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में उतरकर नहीं आते हैं। वह स्थिति जब वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में उतरकर नहीं आते हैं, इसे क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। ठीक है, अब आगे का तुम समझ ही गए होंगे। ठीक है, ब्रैकेट में आगे ये भी लिख लेना कि इसके लिए जो सर्जरी की जाती है उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोपेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थोपेक्सी। ठीक है, तो सेकंड बात लिखो, फिर सेकंड चीज लिखना गुबर्नेकुलम। अरे भाई अपना नोट्स पॉइंट वाइज ही बनते हैं, ठीक है ना, पैराग्राफ के रूप में तो कोई नहीं लिख रहा है। गुड, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखना बेटा, इसमें सेकंड पॉइंट लिखो गुबर्नेकुलम में लिखना ये प्रत्यास्थ पेशियों का समूह होता है। ये प्रत्यास्थ पेशियों का समूह होता है जो वृषण को, ये प्रत्यास्थ पेशियों का समूह होता है जो वृषण कोश की दीवार से जोड़े रखता है, जो वृषण कोश की दीवार से जोड़े रखता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर लगाओ अगला। पहला क्या हुआ, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, दूसरा क्या हुआ, गुबर्नेकुलम, तीसरा लिखो फटाफट इंग्विनल कैनाल। ठीक है, लिखना यह कौन, इंग्विनल कैनाल, यह वह मार्ग होता है जिससे होकर वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में उतरते हैं। यह वह मार्ग होता है जिससे होकर, अरे ये वृषण नहीं है, ये तो मैंने तुमको अर्निया समझाया है। ठीक है, देखना इधर है ना, यह वह मार्ग होता है जिससे वृषण उदर गुहा से किसमें उतरता है बेटा, वृषण कोश में। ठीक है, इसमें एक लाइन और लिख लो आगे, लाइन क्या लिखना, जब वृषण कोश में उतर जाते हैं, जब वृषण कोश में उतर जाते हैं तो इंग्विनल कैनाल समझे, इंग्विनल कैनाल संयोजी उत्तक द्वारा बंद कर दी जाती है। इसके द्वारा बंद कर दी जाती है, संयोजी उत्तक, बारे में पढ़ा ना संयोजी उत्तक। ठीक है, गुड। ठीक है, तो जब वृषण उतर जाते हैं तो क्या कर दिया जाता है, इंग्विनल कैनाल को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब इंग्विनल कैनाल जो होती है ना बेटा, ये क्या करती है, वृषण कोश और उदर गुहा को अलग अलग रखती है, मतलब पृथक रखती है। आ रही बात समझ में? तो एक इसकी बात हुई इंग्विनल कैनाल की। ठीक है, अब लिखो क्या, डार्टोस मसल्स। क्या लिखेंगे, डार्टोस मसल्स लिखना। ये वृषण कोश की दीवार में, पाई जाने वाली विशिष्ट प्रकार की पेशियां होती है, जो वृषण कोश के ताप नियमन में, ताप नियमन नहीं जानते हो ना, टेम्परेचर मेंटेन करने में, ठीक है, कब कम करना कब ज्यादा करना, मतलब उसके ऊपर कंट्रोलिंग रखना। ठीक है, जो वृषण कोश के ताप नियमन में सहायक होती है, कौन, डार्टोस मसल्स। ओके बेटा, ठीक है, ये बात किसकी हुई, डार्टोस मसल्स की। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। हाँ, अच्छा, ये ऐच्छिक होती है कि अनैच्छिक होती है, अपने कंट्रोल में नहीं होती है ना, गुड। ठीक है, तो इसमें ये भी लिखो कि ये अनैच्छिक पेशियां होती है। कैसी पेशियां होती है बेटा, अनैच्छिक समझ गए ना, जो अपने कंट्रोल से नहीं चलती। ठीक है, ये अनैच्छिक पेशियां होती है। ठीक है, आगे एक बात ये भी लिख लो कि गर्मियों में इनमें शीतलन होता है, जबकि सर्दियों में संकुचन होता है। गर्मियों में शीतलन, सर्दियों में संकुचन, समझ गए ना, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है डार्टोस मसल, हाँ देखो, स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या लिखेंगे बेटा, स्पर्मेटिक कॉर्ड, डार्टोस मसल्स हो गया। ठीक है, तो टाइम हो गया है, बाकी अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। स्पर्मेटिक कॉर्ड में आपको कल लिखवा दूंगा। अरे बढ़िया, समझ में आया ना, क्या ज्यादा हो गया क्या लिखना, नहीं हो रहा, गुड। ठीक है, तो बढ़िया समझ में आ गया। कल मैं सभी को ये पूछूंगा, अपनी हर क्लास में होने वाला है
कि जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है उसका स्टार्टिंग में रिवीजन होगा और आप सभी को याद होना चाहिए, आप सभी से आंसर आना चाहिए। पढ़ गया होगे ना? ठीक है। और भाई यूट्यूब पर भी अगर क्लास पसंद आई होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।